क्वेश्चन ये है आपके पास कि जो ई नॉट मैंगनीज Mn2 प्लस ओब्लिक Mn का जो वैल्यू है, टेबल जरा चेक करिए, इसका वैल्यू आता है 1.18 वोल्ट, चेक करके देख लीजिए। और ये वैल्यू जो है ये इसके नेबरिंग जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू से ज्यादा नेगेटिव है, उनकी वैल्यू से ज्यादा नेगेटिव है। इसके पड़ोसी कौन है? मैंगनीज का पड़ोसी है यहाँ पे क्रोमियम, जिसका वैल्यू होगा -9.1 वोल्ट, चेक करो। और इसका दूसरा पड़ोसी होगा आयरन, उसका वैल्यू होगा माइनस। तो ज्यादा नेगेटिव किसका है? Mn का। आपका क्वेश्चन यही है कि ज्यादा नेगेटिव क्यों है, क्वेश्चन यही है। तो हम जानते हैं, कल भी सिखाया था कि अगर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव में है तो इसका मतलब ये होता है कि जो पहले वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है, यानी कि Mn2 प्लस और Mn में ज्यादा स्टेबल कौन है? क्योंकि इसका वैल्यू नेगेटिव में है, तो ये स्टेबल है सर, मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल। एक्वस मीडियम में Mn2 प्लस जो है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों है ज्यादा स्टेबल है? इसलिए नेगेटिव है। ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि Mn2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 3d5, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है Mn2 प्लस का। पहले Mn का लिखोगे, Mn का होता है आर्गन 18 4s2 3d5, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। Mn2 प्लस का लिखोगे, दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो, 4s0, जीरो वाले को नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 3d5। तो ये आंसर आ गया सर। इसलिए नेगेटिव है क्योंकि Mn2 प्लस का E नॉट Mn2 प्लस ओब्लिक Mn का वैल्यू नेगेटिव इसलिए है और ज्यादा नेगेटिव इसलिए है क्योंकि Mn2 पॉजिटिव क्या होता है? स्टेबल होता है। और स्टेबल क्यों होता है सर? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हाफ। ये आपने लिखा है, इजी सा क्वेश्चन। तो जिसको सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि नेगेटिव वैल्यू होता तो पहले वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होती है, अगर ये वैल्यू प्लस में होता तो दूसरी वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती वो ज्यादा स्टेबल होती। तो ये हमारा आंसर है, लिख लीजिए। अब इस तरीके से भी शो करके दिखाइएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, D4 स्पीशीज। D4 स्पीशीज मतलब हो गया जिनकी कॉन्फ़िगरेशन करने पे D सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो Cr2 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो D4 आएंगे, चेक करना। और Mn3 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो भी आपका D4 आता है। Cr2 प्लस आयन, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एटॉमिक नंबर होता है 25 और 24, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा क्रोमियम का? आर्गन 18 4s2 नहीं होता है, 4s1 3d5। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होती है, याद हो आपको, 4s2 3d4 होनी चाहिए थी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर करके इसको क्या करने के लिए? तो Cr2 प्लस की क्या होगी सर? दो इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 4s0 3d4, ये देखो D4 स्पीशीज। क्रोमियम आयन जो है वो D4 स्पीशीज कहलाएंगे, ठीक है सर। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25 और मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा आर्गन 18 4s2 3d5। और अगर Mn3 प्लस की कर लें तो 4s0 3d4। तो Mn3 प्लस आयन में भी D4 कॉन्फ़िगरेशन है और Cr2 प्लस आयन में भी D4 कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों में D4 कॉन्फ़िगरेशन है, बोलो क्लियर है? लेकिन यार Cr2 प्लस आयन को, इसको इन्होंने बताया है क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। सही, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जबकि उसको क्या बताया है? उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया है। तो आपसे ये पूछ रहा है जब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन के अंदर D4 आयन D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो फिर इन दोनों का नेचर अलग कैसे हो गया? दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया? दोनों में क्या है सर? दोनों आयन्स में क्या है सर? D4 कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन Cr2 प्लस को क्या बताया गया? रिड्यूसिंग एजेंट बताया गया। और Mn3 प्लस को क्या बताया गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया गया। तो ऐसा क्यों हुई आपको बताना है। तो यहाँ पे मैंने अगर आपको 3 डेटा बताए तो वो 3 डेटा याद कर लेना।
इसको हम डेटा से सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, डेटा था मेरे पास Cr3 प्लस ओब्लिक Cr2 प्लस, इसका डेटा होता था -0.41। मैंने लिखा है, चेक कर लो। और दूसरा कौन है यहाँ पे, Mn, तो Mn3 प्लस ओब्लिक Mn2 प्लस, इसका वैल्यू होता है +1.57। जिसको वैल्यूज याद है, क्वेश्चन सॉल्व क्या है सर समझो। अब चलते हैं स्टेबिलिटी की तरफ, उससे आंसर निकालेंगे। कौन ज्यादा स्टेबल सर, 3 प्लस या 2 प्लस? 3 प्लस। ये हो गया आपका मोर स्टेबल, क्योंकि इसका डेटा नेगेटिव है। इसका मतलब Cr2 प्लस क्या बनना चाहेगा, तो Cr2 प्लस बनना चाहेगा Cr3 प्लस, क्योंकि Cr3 प्लस है स्टेबल, क्योंकि इसका डेटा है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में है तो ये स्टेबल है पहले वाला। दूसरा वाला +2 वाला चाहेगा कि मैं +3 बन जाऊं, और ऐसा करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, यानी कि इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो भाई साहब ये एजेंट कैसा हो जाएगा, जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये एजेंट हो जाएगा रिड्यूसिंग। यहाँ चलते हैं, यहाँ पर बताइए कौन ज्यादा स्टेबल, क्योंकि डेटा प्लस है तो इसका मतलब हमारा ये दूसरा वाला जो है ये ज्यादा स्टेबल है, ये दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल है, प्लस में दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब Mn3 क्या चाहेगा, Mn2 बनना चाहेगा, तो Mn3 चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाऊं, Mn2 प्लस बन जाऊं, यानी कि इसका क्या हुआ, रिडक्शन हो गया सर। और अगर रिडक्शन हो गया तो ये एजेंट कैसा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। लीजिए सर आंसर आ गया। ये तो पूछा था, अरे ये तो पूछा था, तो ये आपका आंसर है। इसी चीज को लैंग्वेज में लिख सकते हैं और डेटा से भी आप दे सकते हैं। तो डेटा जिसको ध्यान है और जिसको डेटा स्टडी करना आता है कि भाई नेगेटिव में है तो ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, तो ये जो Cr2 प्लस ये चाहेगा मैं 3 प्लस बन जाऊं। ऐसा करने के लिए इसको क्या होना होगा, ऑक्सीडाइज, और अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो एजेंट कैसा हो जाएगा, दैट्स इट। यहाँ चलते हैं, यहाँ पर हमने देखा डेटा प्लस में है, तो इसका मतलब ये बाद वाला आई ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये चाहेगा कि मैं बन जाऊँ 3 से 2। 3 से 2 बनने का मतलब है रिडक्शन, 3 से 2 बनने का मतलब रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन होगा तो ये एजेंट कैसा हो जाएगा। आ गया समझ में कि नहीं आया, अरे बोलो तो आया कि नहीं आया। अभी देखिए ये डेटा तुम्हें दे रखा है, डेटा तुम्हें 2 दे रखे हैं, एक में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, एक में 3 से क्या हो रहा है, 2 में कन्वर्ट हो रहा है। 2 डेटा तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रोपोटेंशियल डेटा, और पहला पार्ट आपसे पूछा गया है कि Cr2 प्लस और Fe2 प्लस में ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो भाई रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब वो क्या होना चाहिए, तो हमें ये देखना है कि Cr2 प्लस जब ऑक्सीडाइज होगा तो Cr3 प्लस बनेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और Fe2 प्लस अगर ऑक्सीडाइज होगा तो Fe3 प्लस बनेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। जो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा वो अच्छा क्या होगा, जो जितनी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन दोनों में से वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। अब सर ये कैसे पता चलेगा कि ये जल्दी ऑक्सीडाइज होगा कि ये जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, ये डिसाइड होगा कि जो ये आयन बना रहा है ये स्टेबल है या नहीं। अगर Cr3 प्लस ज्यादा स्टेबल है, अगर है तो ये जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। आगे समझ में, क्योंकि जो जितना स्टेबल ऑक्सीडाइज होके जितना स्टेबल चीज बनाएगा वो उतनी जल्दी उस प्रोसेस को करेगा। अब सर ये कहाँ से पता चलेगा कि Cr3 प्लस ज्यादा स्टेबल है या Fe3 प्लस, डेटा से। ये देखो 3 वाला 2 वाला, तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसका डेटा क्रोमियम का, तो क्रोमियम का डेटा अगर मैं देखूँ Cr3 प्लस ओब्लिक Cr2 प्लस, तो क्रोमियम का डेटा है -0.41 वोल्ट, और दूसरा मेरे पास है आयरन ये रहा
तो इसका मैं डेटा देखूं 3 प्लस से 2 प्लस वाला, इसका डेटा कितना है 0.77 वोल्ट। अब आप देख सकते हो कौन ज़्यादा स्टेबल है सर 3 प्लस। क्या Fe3 प्लस Fe2 प्लस के कंपैरिजन स्टेबल है? नहीं सर, ये यहाँ पर पहले वाले में सर ये मोर स्टेबल, क्योंकि इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल डेटा नेगेटिव में है तो Cr3 प्लस इज मोर स्टेबल देन Cr2 प्लस, यानी Cr3 प्लस स्टेबल है। अब चलते हैं दूसरे वाले डेटा में। दूसरा डेटा था Fe3 प्लस ओब्लिक Fe2 प्लस, इसका डेटा है कितना 0.77 वोल्ट। यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि कौन स्टेबल है, प्लस वैल्यू आ रही है तो ज्यादा स्टेबल है Fe2 प्लस। इसका मतलब Fe3 प्लस क्या है कम स्टेबल है, और Cr3 प्लस तो ज्यादा स्टेबल कौन निकला, तो कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा Cr2 प्लस। ये जल्दी ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि इसका ऑक्सीडाइज आयन Cr3 प्लस काफी स्टेबल है, जबकि इसका ऑक्सीडाइज आयन स्टेबल नहीं है। Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहेगा क्योंकि Fe2 प्लस स्टेबल है, तो वो नहीं चाहेगा कि मैं Fe3 प्लस बनूं। ये प्रोसेस आसानी से नहीं होगा, और ये प्रोसेस आसानी से हो जाएगा, यानी कि जब ये प्रोसेस आसानी से हो जाएगा तो Cr2 प्लस अच्छा क्या कहलाएगा, आ गया समझ में कि नहीं आया? अरे आया, डेटा बेस्ड है। इस डेटा को देखा, बात हो रही थी क्रोमियम की और आयरन की, दोनों का डेटा देखा, इसका डेटा देखा, इसका डेटा देखा, ये सामने डेटा लिख दिया। नेगेटिव वैल्यू ये ज़्यादा स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल, तो Cr2 प्लस चाहेगा कि मैं Cr3 प्लस बनूँ, Cr2 प्लस चाहेगा मैं Cr3 प्लस बनूँ। आयरन के डेटा में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि Fe2 प्लस ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसका डेटा प्लस में है, तो Fe2 प्लस नहीं चाहेगा कि मैं Fe3 प्लस बनूँ, यानी कि Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता है, जबकि Cr2 प्लस ऑक्सीडाइज होना चाहता है, और Cr2 प्लस ऑक्सीडाइज होना चाहता है, इसलिए बेटर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इज दैट क्लियर? पहला पार्ट तो ये है, अभी लिख लेंगे। सेकंड पार्ट ये हो गया पहला पार्ट, अभी लिखना नहीं समझेंगे पहले। अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है सर, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किस आयन की सबसे ज्यादा स्टेबल है? बहुत आसान क्वेश्चन है। +2 क्रोमियम, मैंगनीज +2, आयरन +2, कोबाल्ट +2, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? जिसका डेटा सबसे ज्यादा नेगेटिव। तो Mn का Mn या फिर M की जगह मैं Mn लिख दूं, Mn2 प्लस ओब्लिक Mn का डेटा -1.18 वोल्ट। जितना ज्यादा नेगेटिव, क्रोमियम भी नेगेटिव, क्रोमियम भी स्टेबल, नेगेटिव सबका है, तो क्रोमियम 2 प्लस भी स्टेबल है, मैंगनीज 2 प्लस भी है, Fe भी है, सारे स्टेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? Mn, क्योंकि Mn का डेटा सबसे ज्यादा नेगेटिव है। मतलब सबसे कम स्टेबल कौन है? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, सारे स्टेबल है, सबका डेटा नेगेटिव है, सारे +2 स्टेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है भाई साहब? Mn+2, तो इसका डेटा सबसे ज्यादा नेगेटिव है। क्यों है इसका डेटा इतना नेगेटिव? क्योंकि वो हाफ फिल्ड है। अभी ये सबसे पहला क्वेश्चन ये था हमारा आज का कि Mn2 प्लस का डेटा उसके पड़ोसियों से ज्यादा नेगेटिव क्यों होता है? क्यों है डेटा ज्यादा? हाफ फिल्ड है, तो ये स्टेबल है इसका। आ गया समझ में? लिखते हैं चलो। आप कहते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से D5 होता है और D10 होता है, क्यों? क्या रीजन है कि D5 और D10 नहीं होता? ना हाफ एड फुलफिल्ड है, पर हाफ एड फुलफिल्ड में ऐसा क्या है कि स्टेबल? हाँ, किसी को मालूम है कि हाफ एड फुलफिल्ड ही क्यों होती है? Due to symmetrical distribution of electron. Due to symmetrical distribution of electron. क्या मतलब है समझो? ये है d सबशेल और ये है इसके 5 ऑर्बिटल, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो, तो क्या पांचों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है? यस। सिमेट्री ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल तरीके से हुआ होगा सारे ऑर्बिटल्स में,
वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सर। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें कहां देखने को मिलेगा? D5 में और D10 में। D10 में पहले सारे ऑर्बिटल्स को सिग्निफाई कर दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एरो, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अपोजिट स्पिन के पड़ा होगा, तो D10। तो इसमें भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसमें भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन D5 D10 ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे समझो, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग सर, D0 is also stable. D0 is more stable than D1 in ion, खासकर especially in ion, especially in ion या in ion करो, in ion। अब देखो यार, D0 और D1 की बात करते हैं, तो D0 का मतलब है D ऑर्बिटल बिल्कुल खाली है, अरे बोलो, ये D0 बिल्कुल खाली है, और D1 का मतलब D में एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, तो यहाँ के 5 ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन। अभी आपने कहा स्टेबिलिटी के पीछे का रीजन मैंने क्या बताया? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन ज्यादा सिमेट्रिकल लग रहा है आपको, D0 या D1? क्या सिमेट्री है D1 में? D0 में सारे ऑर्बिटल खाली, सिमेट्री है सर। और यहाँ पे एक में भरा हुआ, एक में मतलब एक इलेक्ट्रॉन और 4 बिल्कुल खाली, तो ये ज्यादा सिमेट्रिकल हुआ। तो हमेशा याद रखना, आयन के केस में अगर कोई आयन है जिसके d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, तो वो चाहेगा कि उस एक इलेक्ट्रॉन को भी छोड़ के इसमें कन्वर्ट हो जाए D0, वो चाहेगा, क्योंकि D एक इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करने से अगर उसको स्टेबिलिटी मिलती हो तो वो ऐसा करना चाहेगा। तो D0 is more stable than D1। बोलो क्लियर? ये बात भी आपको बतानी चाहिए। नंबर तीसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम D3, D ऑर्बिटल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो, D3 जिसको हम लोग लिखते हैं T2G3, इसका रीजन हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। पानी के अंदर D3 कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम T2G3 भी बोलते हैं, ये पहली बार सुन गया, क्या कहते हैं? इज ऑल्सो स्टेबल, इज ऑल्सो स्टेबल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पानी के अंदर D3 कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होती है? स्टेबल होती है, जिसको हम T2G3 कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। क्यों होती है, रीजन क्या है, वो आपको बाद में समझाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में इसका जिक्र आएगा। D0, D5, D10 समझ में आ गया, D0 भी समझ में आ रहा है, D3 थोड़ा सा लग रहा है, D3 कैसे स्टेबल हो गया। हाँ, तो ये समझेंगे अगले चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। क्लियर मेरी बात? उसके बाद अगर मैं थर्ड बात को आ गई, फोर्थ बात यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मैं एक्वस मीडियम में बात करूँ, इन एक्वस मीडियम तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है, सब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, बट फिर भी मैं इन सब में भी स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखता है, तो सबसे कम स्टेबल D0 रहता है, उसके बाद D5 आता है, उसके बाद D3 आता है, उसके बाद D10 आता है। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ D ऑर्बिटल्स इन एक्वस मीडियम। ये सारे स्टेबल हैं, लेकिन इनमें भी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहता है? D10, उसके बाद कौन? फिर D5 और फिर D0। पॉइंट टू बी नोटेड। ये नई बातें आपने सीखी, और अगले क्वेश्चन आपको ये सारी बातें, अगर ये कॉन्सेप्ट है, अब ये सारा कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन में इसको हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है? ये है आपका अगला क्वेश्चन। 4 मेटल आयंस आपको दिए गए हैं, एटॉमिक नंबर्स आपको दिया गया है, और पूछा गया है पहला पार्ट मोस्ट स्टेबल आयन इन एक्वस मीडियम, सेकंड पार्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सब में से, और फिर पूछा गया है कलरलेस आयन। तो ये सारा खेल कॉन्फ़िगरेशन से होगा।
सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी क्योंकि डेटा आपने कुछ गिवन नहीं है। तो टाइटेनियम कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 3d2 22 है। हमें चाहिए Ti+4 तो Ti+4 हो जाएगा 4s0 3d0। सेकंड वैनेडियम एटॉमिक नंबर 23 कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 3d1 18 2 20 और ये कॉन्फ़िगरेशन वैनेडियम। हमें चाहिए V2+, तो V2+ का मतलब हो गया 4s0 3d3। फिर आ गया Mn एटॉमिक नंबर 25 कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 3d5। हमें चाहिए Mn3+, Mn3+ का मतलब 4s0 3d4। फिर आ गया क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 आर्गन 4s1 3d5। हमें चाहिए Cr3+, Cr3+ का मतलब 4s0 3d4। These are the configurations. You can see. ये सारे मेटल आयंस की कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी है। अब पहले पार्ट का आंसर कहते हैं पानी के अंदर बताओ सबसे स्टेबल आयन कौन सा है। तो पानी के अंदर D3 आपने क्या लिखा है? D3 से ज्यादा स्टेबल होगा D10। D10 है नहीं इसमें, D0 है, D3 है, यहाँ पे लिखा था D3 आएगा, है ना? D3 आएगा। तो आपसे पूछा गया मोस्ट स्टेबल आयन एक्वस मीडियम। तो पानी के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल आयन कौन सा होगा? तो हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर मालूम है D0 के बाद D5, D के बाद D3, D3 के बाद D10। D10 है नहीं, हटा दो। D5 है नहीं, हटा दो। अब क्या बचा? D0 और D3। ज्यादा स्टेबल कौन होता है? D3 और D3 में दो दिख रहे हैं, वैनेडियम, तो दोनों ही स्टेबल है। लेकिन ये वही बच्चा बता पाएगा जिसको इंफॉर्मेशन हो कि भैया पानी के अंदर D3 आयन T2G3 भी क्या होता है? स्टेबल होता है। अरे आया समझ में? तो आंसर पहले का हो गया V2+ एंड Cr3+। ड्यू टू रीजन भी लिख देते हैं, चलो। ड्यू टू स्टेबल D3 या फिर लिख दो T2G3। ड्यू टू स्टेबल T2G3 कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू स्टेबल D3 और T2G3 कॉन्फ़िगरेशन। चलिए सर, चलिए सेकंड पार्ट का आंसर कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद से क्या होगा? रिड्यूस। तो जरा पता लगाओ इनमें से सबसे जल्दी रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी है? कौन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन खाना चाहेगा? रिड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन खाना चाहे, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो किसको सबसे ज्यादा भूख है इलेक्ट्रॉन की? क्यों भैया? Mn मत बोलो, Mn3+ बोलो। क्यों भाई? क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और अगर एक और आ जाए तो ये 5 हो जाएगा, जो कि स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है वो Mn3+ की है, क्योंकि ऐसा करने पे वो D5 हो जाएगा और D5 स्टेबल होता है। इसलिए सबसे जल्दी रिड्यूस ये होगा और सबसे जल्दी रिड्यूस होगा तो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ये होगा। आगे समझ लो। तो आंसर है Mn3+। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज आफ्टर gaining one electron it acquires stability, it acquires stable D5 configuration। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा, तो सबसे ज्यादा भूख इलेक्ट्रॉन को लेने की Mn3+ की होगी सर। ठीक है, इजी था, ये वाला भी इजी था, तो बड़ी बात नहीं थी। थर्ड
कलरलेस आयन। तो आपको याद हो कलर्ड फुल होने के लिए, कलर्ड होने के लिए डी ऑर्बिटल में 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन के बीच अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेसिकली इलेक्ट्रॉन कलर होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब डी सबशेल में 1 से लेके, अगर डी 0 आ जाए या डी, तो इन दोनों ही केसेस में आपका कंपाउंड कैसा होता है, कलरलेस। कंपाउंड कलरलेस होगा क्योंकि D0 में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और D10 में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आपसे पूछा गया था कलरलेस आयन, तो ऑप्शन हो गया इसका टाइटेनियम। Ti+4 D0 दिख रहा है, कलरलेस होगा सर। आंसर है Ti+4। क्यों सर? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, बोलो, यस, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बेटा कलर के लिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कलर दिखाने के लिए। तो दिस इज द आंसर। ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं। ठीक हो गया? कोई भी आयन हो, एटम की बात नहीं हो रही है, एटम तो वैसे स्टेबल होता है। कोई भी आयन हो जिसके डी ऑर्बिटल में क्या हो, 1 इलेक्ट्रॉन, D1 कॉन्फ़िगरेशन वाला आयन, कोई भी आयन जिसकी कॉन्फ़िगरेशन D1 हो, ऐसा कोई भी आयन हमेशा क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। ऐसा क्यों? ये आपका क्वेश्चन है, ऐसा क्यों? D1 कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई भी आयन अनस्टेबल रहता है, वो इसलिए कि ऐसा आयन जिसके D1 में ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को लूज करके किसमें कन्वर्ट हो जाए, D0 में। क्योंकि D0 क्या है, D1 के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, अभी आपको बताया। तो कोई भी आयन अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, इट विल गेट ट्रांसफॉर्म टू मोर स्टेबल D0 कॉन्फ़िगरेशन। तो D1 से D0 बनना चाहेगा, क्योंकि D0 की स्टेबिलिटी D1 से क्या है, ज्यादा है। और 1 इलेक्ट्रॉन के गिव एंड टेक से, लेन देन से अगर स्टेबिलिटी आ जाती हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लेन देन से स्टेबिलिटी आ जाती हो तो वो चीज हो जाती है, 1 से ज्यादा नहीं। क्रोमियम में भी आपने 1 ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा 4s से D में, क्योंकि उसको क्या मिल रही थी, इससे स्टेबिलिटी, हाफ एड डालकर स्टेबिलिटी मिल रही थी। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन के लूज करने से उसको D0 कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो वो ऐसा करेगा। आगे समझ में? अरे आगे समझ में? कोई भी आयन D1 कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या है, कॉपर की बात कर रहे हैं। कॉपर एटॉमिक नंबर 29, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 3d10, 4s2 3d9 होना चाहिए था, कोई बात आ गई, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके D10 हो गया, स्टेबिलिटी आ गई। Cu+ आयन गैसियस स्टेट में होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताइए। आर्गन 18 4s0 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा, ठीक। Cu2+ आयन गैसियस, 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल लीजिए, आर्गन 18 4s0 3d9, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात मैं आपसे पूछूं, स्टेबिलिटी, तो Cu+ गैसियस और Cu2+ गैसियस आयन में ज्यादा स्टेबिलिटी आपको किसके अंदर दिख रही है, Cu। क्यों? क्योंकि ये क्या है, फुलफिल्ड है। D10 D9, D10 is more stable than D9, no doubt Cu+ is more stable। बोलो क्लियर है? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉपर आयन को पानी में डाल दो, एक्वस, कि गैसियस थे, अब पानी में डाल दो, एक्वस, और ऐसे इसको भी पानी में डाल दो, एक्वस, और अब मैं आपसे स्टेबिलिटी पूछूं कि एक्वस मीडियम के अंदर, पानी के अंदर
कौन सा आयन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि कौन से आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो आंसर है Cu2+। ध्यान देना, पानी के अंदर एक्वस मीडियम में Cu2+ ज्यादा स्टेबल है सर। अभी क्वेश्चन बनेगा तो आपको वैसे भी रिजल्ट याद होना चाहिए कि वैसे अगर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो यार कॉपर प्लस आपको ज्यादा स्टेबल दिख रहा है, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, दिख रहा है यार। लेकिन यार पानी के अंदर अगर मैं इन दोनों को पानी में डाल दूं तो यार सीन बदल जाता है। कॉपर +2 आयन इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस आयन। आगे समझ लो। अब ये क्वेश्चन हमारा यही है कि पानी के अंदर एक्वस मीडियम में Cu+ आयन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर तुमने कोई कंपाउंड जिसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है उसको पानी में डाल दिया जैसे CuCl, तो भाई वो कॉपर प्लस आयन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। कैसे, कोई हमें समझ, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। पानी क्या है, आया समझ में? हाँ कॉपर के साथ होता है। अब ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ सर? तो देखो जब पानी में हम किसी आयन को डालते हैं तो पानी क्या करता है, सपोज ये कंटेनर है मेरे पास और यहाँ पे भाई कॉपर आयन है, ये कॉपर +2 आयन है सपोज। पानी के मॉलिक्यूल्स कॉपर 2 आयन को क्या करेंगे, अरे पानी बताया था आपको, वाटर इज अ पोलर कंपाउंड, पानी पोलर होता है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, O और H के बीच का जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा अपनी तरफ, ऑक्सीजन खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पढ़ा होगा 11th में कभी। ऐसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और आ जाएगा एक बार। 2 बार डेल्टा नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि एक बार उसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचे, एक बार यहाँ से। कभी पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H। और ऐसा कंपाउंड जिसमें एटम्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, पोलर कंपाउंड्स। तो पानी कैसा कंपाउंड है, पोलर, क्योंकि इसके अंदर जो एटम्स है पानी के अंदर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स है आपके पास जो पोलर है, इनमें पानी भी है। अब तुम कॉपर को पानी में डालोगे या किसी भी आयन को पानी में डालोगे, प्लस आयन सपोज हम बात करें, तो पानी क्या करेगा, उस प्लस आयन की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्यों अट्रैक्ट होगा, क्योंकि पानी के ऊपर कैसा चार्ज अपोजिट है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। कैसा आयन है आपके पास, तो कौन से आयन के थ्रू कॉपर की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन के थ्रू, क्योंकि ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन के थ्रू कॉपर की तरफ अट्रैक्ट होगा। पानी ऑक्सीजन के थ्रू कॉपर की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन। ये देखो, ये पानी का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, कॉपर के आयन को घेर रहा है, पानी के मॉलिक्यूल्स को घेर रहे हैं, क्योंकि कॉपर में +2 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -2, माइनस डेल्टा नेगेटिव है। तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और अट्रैक्ट होने से इस फिनोमिना को क्या कहते हैं सर, इस फिनोमिना को कहते हैं हाइड्रेशन। क्या कहते हैं सर, और एनर्जी, इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। जब भी दो आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगे तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, और अगर वो अट्रैक्शन फोर्स किसी आयन और पानी के बीच में लगी तो वो एनर्जी जो रिलीज होगी उसको कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। तो आगे समझ में, हाइड्रेशन एनर्जी अभी देनी नहीं पड़ती आपको, हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। अच्छा, Cu+ की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी या Cu2+ की, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, Cu2+ की, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज ज्यादा है। Cu+ में 1 चार्ज है, Cu2+ में 2 चार्ज। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना छोटा साइज होगा आयन का, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब समझो क्वेश्चन का आंसर क्या है। D10 है, स्टेबल है, क्या D9 कभी बन ही नहीं सकता? ऐसा है कि D9 एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता? बोलो। आपने कहा D10 स्टेबल है, बोल लिया करो मुझसे यार, ऐसा ना ब्लैंक होके बताया करो प्लीज यार। D10 स्टेबल है, ठीक है, क्या D9 बन ही नहीं सकता? हाँ, बन सकता है। क्या D10 से D9 बन सकता है? यस एंड नो? बन सकता है, लेकिन हमारा काम थोड़ा मुश्किल होगा।
क्योंकि ये क्या है, तो D10 स्टेबल है, स्टेबल चीजों, स्टेबल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो D10 से D9 बन सकता है, कोई इशू नहीं है, बन सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जब हम इसको पानी में डाल रहे हैं आयन को, तो वहां पर एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है, हाइड्रेशन एनर्जी निकल रही है। Cu2 प्लस की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, जो रिलीज होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। वो इतनी ज्यादा होती है कि कॉपर से कॉपर से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है। सपोज इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 20 जूल एनर्जी चाहिए, मान लिया 20 जूल एनर्जी चाहिए, और कॉपर आयन को तुमने पानी में डाला, जो एनर्जी रिलीज वो 50 जूल हो गई, तो 50 जूल निकली। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 20 जूल चाहिए, तो क्या वो एनर्जी रिलीज हुई है, हाइड्रेशन एनर्जी, क्या वो D10 से एक और इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकेगा, निकालेगा। यही होता है। गैसेस में ये नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि गैसेस में कौन सी एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं आता, पानी नहीं है, पानी नहीं है तो अट्रैक्शन ही नहीं हुआ, अट्रैक्शन ही नहीं हुआ, एनर्जी रिलीज ही नहीं हुई, D10 ही बना रहेगा, D10 D9 नहीं बन सकता। लेकिन जब पानी में डालोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज होगी, वही एनर्जी D10 को किस में कन्वर्ट कर देगी, D9 में। तो जैसे कॉपर प्लस आयन है, D10 है, 10 है, ठीक है। जैसे आयन को पानी में डाला, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई और उस एनर्जी ने Cu प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकालकर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, Cu2 प्लस। तो Cu प्लस आयन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो Cu2 प्लस बन जाएगा, क्योंकि Cu जो एनर्जी रिलीज हुई है, उस एनर्जी ने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और Cu प्लस को किस में कन्वर्ट कर दिया, Cu2 प्लस। लेकिन ये कहानी कहाँ नहीं चलेगी, गैसेस में, क्योंकि गैसेस में एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आएगी, है ही। लेकिन पानी में एनर्जी आ गई, कहाँ से आ गई, बस ये पहुंचा। आ गया समझ में कि नहीं आया? तो कॉपर प्लस को अगर पानी में डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पानी में कॉपर का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, +2, और गैसेस में +2। आगे समझ में, बोलिए। चलिए देखिए क्वेश्चन। तो ये रिजल्ट भी आपको वैसे भी याद रखने चाहिए, क्योंकि MCQ में भी पूछ सकते हैं कि कौन सा आयन की स्टेबिलिटी कहाँ पर ज्यादा है। तो कॉपर में खासकर याद रखिएगा कि गैसियस स्टेट में +1 ज्यादा स्टेबल होता है, एक्वस स्टेट में +2 ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिलेटेड क्वेश्चंस। ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, इसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, ओके।